आज लिए चलते हैं भारत की एक महान हस्ती, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुशल नृत्यांगना डॉक्टर शोभना नारायण जी से। आज इनके घर में चलते हैं और इनसे कुछ लम्हों पे इनके कुछ लम्हे लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। स्वागत है। बातचीत की शुरुआत से पहले मैं इनका चरण स्पर्श करती हूँ, वंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। ना स्वागत। बहुत ही अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी बड़ी विभूति से बातचीत कर रही हूँ और आज आप मौका दे रही हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आज सभी का आज एक खास कार्यक्रम में, जहाँ पे हम पद्मश्री से मुलाकात करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने देश दुनिया में नाम रोशन किया हो, कला के क्षेत्र में, न केवल कला, साहित्य और तमाम ऐसे क्षेत्र जहां उन्होंने अपनी रंगीन दुनिया को और ज़्यादा शामियाने को और ज़्यादा रंगीन किया हो अपने कर्तव्यों से और अपने कार्यों से। आज इसी सिलसिले में हम एक खास शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं। नाम आप जानते हैं, चेहरा आप पहचानते हैं, मुझे लगता है परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। शोभना नारायण जी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, पद्मश्री से सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। वर्ष 1992 का इनको पद्मश्री अलंकार मिला है और न जाने कितने अवार्ड इनकी झोली में हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं बस 2 शब्द कहूँगी जो इनको डेडिकेटेड है, मैडम को डेडिकेटेड है, कि वो कहते हैं कि ना थके हैं कभी पैर, ना थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, न कभी थके हैं पैर, न कभी हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है। तो एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी कला से, अपने नृत्य से इस समूचे शामियाने को, कला के शामियाने को रंगीन किया है, कलाकारी से उसको बहुत ही ज़्यादा उम्दा बनाया है और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज उसी शख्सियत की बातचीत, क्योंकि हम पद्मश्री अवार्ड की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और पद्मश्री से सम्मानित लोगों को आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी पुस्तक के जरिए और विजुअल्स के जरिए। तो आज इसी श्रृंखला में हम मिल रहे हैं एक खास विभूति से, एक खास सशक्त चरित्र से, जिनका नाम है शोभना नारायण जी। स्वागत है मैडम हमारे इस। नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा तो आपसे मिलकर। धन्यवाद। तो कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत बड़ी विशालता को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बने बनाए लीक पे काम करने की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि हम लीक से अलग हट के कुछ काम करें। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? पहले तो ये सवाल कि आपने जो नृत्य को अपने जीवन का एक आयाम बनाया, एक हिस्सा बनाया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ऐसी कौन सी प्रेरणा थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने आपको उद्वेलित किया कि नृत्य ही सब कुछ है, कुछ और नहीं? जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे माँ बाप कहते थे शायद मैं 2.5-3 वर्ष की होंगी। आप मेरे पीछे देख सकेंगे वो मेरा पहला लहंगा जिसमें माँ मुझे पहना के गुरु साधना बोस के यहाँ ले गई। तो मैं इतनी छोटी थी कि साधना जी ने मुझे देख करके कहा, कुबेर वचनियेश, जो मतलब गोद का बच्चा लेकर आई हो। लेकिन उस गोद के बच्चे को जैसे वो ता थे तत् शुरू हुआ, ऐसे लगा कि मछली को जीवन मिल गया है, मुझे पानी मिल गया है, जीवन मिल गया है। और उस समय तो मालूम नहीं था, लेकिन अंदर मालूम था कि मैं नृत्य के बगैर तो रह ही नहीं सकती हूँ, जी नहीं सकती हूँ। और वो सिलसिला हमेशा जारी रहा और हट भी रहा कि मैं तो कभी नृत्य को छोड़ूंगी नहीं। और इसमें माँ ने बहुत साथ दिया, मेरे माँ बाप ने। और ये भी जब ठान लिया कि नृत्य तो जीवन भर मेरा संग रहेगा, मैं परफॉर्मेंस करती रहूँगी, इसका अध्ययन करती रहूँगी, इसकी पूजा करती रहूँगी। मैं सेविका हूँ, पूजक हूँ, तो पुजारी हूँ। तो फिर बस वो आज तक चला आ रहा है, आजीवन चला आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे पढ़ाई में भी बहुत शौक था। जी। तो फिर पढ़ाई भी खूब की और MSc फिजिक्स किया, फिर PhD कर रहे थे फिजिक्स में, CSIR जूनियर फेलो थे PhD में, और करके फिर इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा। और वो मेरी लाइफ लॉन्ग कंपेनियन कहिए, मेरी सब कुछ है, मेरी आत्मा है।
जैसा कि हम देख रहे हैं, शोभना जी बता रही है कि जीवन में किस तरह इन्होंने नृत्य को एक नया आयाम दिया। उस कला को, जिस कला को ये जीती हैं, ओढ़ती हैं, पहनती हैं, समस्त इनके जीवन का सार है वो। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने इस यात्रा को पूरी की। ये यात्रा झंझावातों से भरी हुई थी, तकलीफ दे भी हो सकती थी, संघर्षों से भी भरी होगी। चूंकि ये प्रशासनिक अधिकारी भी रही है और इन्होंने अपनी सेवाएं सरकार में भी दी है, तो नृत्य के साथ वो तालमेल और नृत्य के साथ वो जीने का जो तालमेल था, उस कला के लिए समय निकालना, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उस उत्तरदायित्व को पूरा करना, वो तारतम्य कैसा रहा? वो कैसे आपने किया, मैनेज कैसे किया? जीवन में तो देखिए, हर मौका, हर पल तो आपका इम्तिहान लेती रहती है। वो कुछ ना कुछ परेशानियां और चुनौतियां तो भेजेंगी। रास्ते में तो हर तरह की अड़चने होंगी जी। वो इस तरह से हो, उस तरह से हो, उस तरह से। तो पहले तो पढ़ाई के हुआ ना, तो पढ़ाई के भी क्षेत्र था जिसमें मैं हमेशा अच्छा कर रही थी, टॉपर में से थी। और तो वो, और फिर साथ साथ नृत्य था। तो मेरे लिए जहाँ तक सिविल सर्विस का मामला आया, मेरे लिए कोई बहुत अलग बात नहीं थी, क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ाई में एकदम एकाग्रचित्त से होकर पढ़ रही थी। और जहाँ तक नृत्य है, उसकी पूरी पुजारी थी, सेवा कर रही थी। तो वो तो बचपन से ही वो आदत सा बन गया था। तो आज भी लेकिन एक जीवन में एक घटना है जी, जिसने समय को किस तरह से, जैसे कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट करने का वो एक सीख मुझे मिली। उस समय तो समझ में नहीं आया, आदत सी बन गई, लेकिन बहुत बाद में समझ में आया। और वो था, मैं शायद 8 साल की थी और मैं पढ़ाई कर रही थी अपने एग्जामिनेशन के लिए, और पढ़ रही थी। तब तक मेरी माँ आई, उन्होंने मेरी किताबें बंद की, कहा कि भागो यहाँ से। अच्छा, कोई जरूरत नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारा तो दिमाग है ही नहीं इस पर। और मैं तो डर गई कि माँ तो बहुत डांटेंगी, गुस्सा होगी कि मैं, और फिर मैं अब डर के मारे चुपके से निकल गए, लेकिन डर रहे थे। और फिर एक्चुअली मन कर रहा था डांस प्रैक्टिस करना, मन कर रहा था थोड़ा खेल ले, तो खेल खिला कर अपना पूरा डांस प्रैक्टिस करके जब वापस लौटे तो बहुत बढ़िया पढ़े, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। तो माँ ने कहा कि उस समय तो तुम्हारा दिमाग इधर से उधर जा रहा था, पढ़ाई में तो था ही नहीं, तो कर क्या रही थी? और कहती कि मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन दिमाग तो चारों तरफ दौड़ रहा था। तो वो एक तरह का बिना कहे हुए एक सीख मुझे मिली कि आप जो भी करें उस वक्त के लिए एकदम कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ कीजिए, और कुछ मत सोचिए। और फिर जो अगर जैसे वॉन्डर कर रहे हैं, आप कुछ और कर लीजिए, और फिर तब सब कुछ साथ हो जाता है, आप बहुत कुछ कर पाते हैं। और वो मैंने गांठ पार करके अपने साथ रखा और उसी को फॉलो करती आई। क्या बात है। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर हम पूर्ण दायित्व के साथ, पूर्ण समझ बोध के साथ किसी कार्य को करते हैं, जैसा कि मैडम ने कहा कि हमें किसी भी कार्य में तल्लीनता दिखानी होती है, और अगर हम एक बद्धता के साथ उस कार्य को करें तो निश्चित ही सफलता हमारे हाथ होगी। तो ये बहुत अच्छी सीख है हम युवाओं के लिए, जो लगातार एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके लिए शायद एक बहुत बड़ी सीख है कि हम किसी एक जगह खुद को कंसंट्रेट करें। लेकिन वो मल्टीटास्किंग साथ ही साथ हो रही है, क्योंकि आप जैसे जीवन में भी जी, आप पूरे दिनचर्या को देख लीजिए, आप तो मल्टीटास्किंग ही कर रही हैं। एक गृहिणी अपना घर भी देख रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, अपना काम भी कर रही है, तो वो तो मल्टीटास्किंग ही हुआ, और तीनों बखूबी कर रही है। बिल्कुल ठीक, बल्कि मल्टीटास्किंग के साथ साथ हमें परफेक्शन भी लाना है अपने काम में, ये हमें ध्यान देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नृत्य है, जो गायन है, वो एक खास तरह की संवेदना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें विभिन्न चरित्रों का एक अपनी भावभंगिमा होती है, उसकी एक अपनी पहचान होती है, उर्वरा शक्ति होती है। नृत्य और संगीत हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जैसा कि मैडम भी अक्सर मंचों पे कहती हैं। आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। क्या लगता है कि भारतीय जो कला है
ये विदेशों में अब अपनी पहचान की मोहताज है या फिर ये एक स्थापित कला बन चुकी है? जहाँ तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सवाल करें, शास्त्रीय नृत्य और संगीत, और क्योंकि मैं शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में हूँ, तो मैं उसके तहत ज़्यादा अच्छी तरह से बोल सकती हूँ कि हम जब बाहर जाते हैं तो अपना कार्यक्रम देते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे हिंदुस्तान में मैं देती हूँ वैसे ही देती हूँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। वही अपनी ईमानदारी के साथ, सिर्फ है कि जब उनको नहीं मालूम है ये क्या है, ये क्या है। यहाँ अगर मैं जैसे मैंने ये किया तो लोगों को पता चल गया कि ये मैं कृष्ण की बात कर रही हूँ। अगर मैंने ये किया तो लोगों को पता चल गया कि मैं शंकर भगवान की बात कर रही हूँ। लेकिन वहाँ तो ये सब आइकोनोग्राफी मालूम नहीं है, तो बस 2 लफ्ज ज्यादा बोलने हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ भी मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, बाय द वे, वो भी है क्योंकि हमारी जो जनता है, जितने भी हो, वो बहुत ही पॉपुलर एपिसोड होंगे तो वो जानते होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा पॉपुलर एपिसोड से हट के अगर आप रामायण और महाभारत से ही कुछ ले लें या कुछ पुराणों से ले, तो हमारी जनता को पता नहीं है। उनको भी जरूरत पड़ती है हमें संक्षिप्त में कहानी बताने की, तो वहाँ भी मुझे वही करना पड़ता है, सिर्फ 2 शब्द और कि अगर मैं ये करूँगी तो इसका मतलब ये है, ये करूँगी तो इसका मतलब ये है। और मेरे जो एक्सपीरियंस रही है 1973 से मैं परफॉर्मेंसेस बाहर जाकर के दे रही हूँ, अनगिनत परफॉर्मेंसेस दे चुकी हूँ बाहर, और मैंने देखा है कि हर एक बार वो ऑडियंस आपके उसी रस में भीग जाती है जो होना चाहिए। क्या बात, क्या बात, वो सराबोर हो जाती है जनता, वो दर्शक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर शोभना नारायण जी से। परिचय बिल्कुल नहीं दूंगी, बार बार देना ठीक नहीं है क्योंकि नाम ही काफी है। देश विदेश की हजारों यात्राएं कर चुकी हैं, विदेशों में भारत का परचम लहरा चुकी हैं, कला और संस्कृति को न जाने कितनी देशों के पार, सरहदों के पार ले गई हैं, और कला की मर्मज्ञ हैं। नृत्य नाटिकाओं के जरिए इन्होंने अपनी बहुत ही भावभीनी प्रस्तुतियाँ भी दी हैं कई मंचों पे। मैडम, जब हम बात करते हैं नृत्य की, उसमें खास तौर से हम बात करते हैं भाव भंगिमा की। उसमें चरित्रों को जब हम उठाते हैं, या आप ज़्यादातर कृष्ण लीला या फिर चीरहरण जैसी कुछ या इस तरह की चीज़ों को आप लेती हैं, तो उसमें भाव भंगिमा का बहुत अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। तो आजकल जब हम जिस तरह के नृत्य नाटिका की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कला में हास्य हुआ है, क्लासिकल डांस के साथ फ्यूजन किया जा रहा है आजकल, शास्त्रीय नृत्य और संगीत के साथ, मैं दोनों की बात करूँगी, तो इन भाव भंगिमाओं का कितना महत्व है नृत्य नाटिका में, जैसा आप, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा किसी खास भंगिमा के साथ किसी भी नाट्य प्रस्तुति को बैठ के ही आप अगर हमारे दर्शकों तक पहुँचा सकें। सबसे पहले तो मैं समझा दूँ कि अगर मैं कथक की बात कर रही हूँ, जी, कथक बहुत पुरानी नृत्य है। इसका जिक्र आपको महाभारत में मिलता है। कथकाश्चपरे राजन श्रवणश्च बनोकसा दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं विचा, ये आदि पर्व का है। और फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब मौर्य काल में, आपको एक अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, और वो दरभंगा के कामेश्वर आर्काइव्स में है। हाँ, और जिसमें है कि गंगाए महानदिये तटे सबो कथक भिंगार नतेन स्तुति तीसिकाय एहि राया आदि ना हो भावेनम बसई। तो मतलब कि आपके कथक तो एक ही कथक है, एक ही कथक, और वो आज भी जो ट्रेडिशनल है वो एक आपकी है, सोलो नृत्य है। तो लेकिन उस सोलो नृत्य में जब आप कहानी बता रहे, क्योंकि उसके जरिए आप वैल्यूज दे रहे हैं, मूल्यों का ज्ञान दे रहे हैं, हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं, तो जब आप कहानी बता रहे हैं, अगर कोई भी कहानी ले रहे हैं, अगर कृष्ण की है और राधा की ही है और वो जा रहे हैं, और जो कुछ भी, या द्रौपदी की है कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और दुशासन का, तो और द्रौपदी
किस तरह से तड़प रही, तो हम सेकंड्स में अपना कैरेक्टर बदलते हैं, पात्र बदलते हैं, भाव भंगिमाएं बदलती हैं। भाव भंगिमाएं, और वो रस बदलता है, भाव बदलता है। क्योंकि अगर एक तरफ दुशासन का ये क्रूरता है और एक ट्रायम्फ है कि अब मैं देखो, और तो दूसरी तरफ द्रौपदी की लाचारी है, और वो, और वहाँ कृष्ण जो देखते हैं, और फिर उनकी सौम्यता की एकदम, कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसको, और उनकी जो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, किस तरह से रो कर उनको धन्यवाद देती है। तो हम लोग इस तरह से करें तो भाव भंगिमाएं बहुत जरूरी है। कोई भी आप कहानी कहने के लिए, कोई भी कुछ भी आपको बताने के लिए, आप नॉर्मल जीवन में भी हम भाव भंगिमा कहते हैं। हम कहते हैं ना, अरे वो वहां गया था, तो वो शक्ल से भी करे वहां, वो, और हाथ से भी क्या वहां गया था, तो ये भी तो भाव भंगिमा ही है। तो हम ये जीवन में भी इस्तेमाल करते, वही थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलाइज्ड हो जाता है, और ताल और लयबद्ध और संगीतबद्ध हो जाता है नृत्य में। अब सवाल आता है नृत्य नाटिका में, तो नृत्य और हमारे कथक नृत्य और कथक नृत्य नाटिका में फर्क यह है कि मैं पहले एकाकी थी, सोलो डांसर, और सब कुछ कर रही, और नृत्य नाटिका में कोई पात्र कृष्ण बनेगा, कोई पात्र राधा बनेगी, तो वो अपना अपना रोल्स करेंगे। लेकिन यहाँ जो है, मुझे हर रोल करना पड़ता, तो ये दोनों में फर्क है, लेकिन चीज तो वही है। वो भी कृष्ण के कर रहे हैं, तो वो भी कृष्ण की तरह आकर के देख रहे हैं, या नटखट है, या चोरी कर रहे, और राधा है तो क्या कर रहे हो, छोड़ो, इस तरह से वो सौंदर्य बोध है, वो हाँ सौंदर्य बोध है, कितना आप उसको, और कितनी गहराई के साथ, और वो भाव को एकदम अंदर, दोनों में भाव को एकदम अंदर में ले लेना है। आप उसके रस में डूब जाइए, तभी वो पात्र जो है उसकी सच्चाई से निकल सकते, गहराई से। क्या बात है, बहुत खूब। ठीक कहा इन्होंने कि मुझे लगता है ये सवाल मुझे पूछ ही लेना चाहिए कि क्या जो कला है वो व्यक्ति को भीतर से संवेदनशील बनाती है? मेरे हिसाब से तो हाँ। अगर मैं अपनी बात कहूँ कि कला और में एक बहुत बड़ी शक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा कलाकारों में भी मतभेद होता है, लेकिन वो छोड़ा नहीं उठाते हैं, खून खराबा नहीं होता है, मुक्काबाजी नहीं होता है, और जहाँ कलाकार ना हो तो शायद ये सब चलता है। तो लेकिन कलाकारों के बीच में बहुत हम लोग मतभेद हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत ही बेताला और बेसुरा है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। कला जो है हमें भीतर से संवेदनशील बनाती है, मनमज्ञ बनाती है, और ये बौद्धिकता से इतर थोड़ी सी अलग प्रक्रिया है जिसमें इंसान स्वयं को पहचानने के लिए अपने भीतर उतरता है। तो कला, जिस कला की हम पूजा कर रहे हैं, कला की मर्मज्ञ हमारे सामने बैठी हैं। इन्होंने नृत्य को उस आयाम तक पहुंचाया, उस शीर्षता तक पहुंचाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पूरा भारत, समूचा भारत इस खास शख्सियत पे गर्व और गौरव का एहसास कर रहा है। कथक नृत्य को इन्होंने जो ऊंचाई दी है, संभवतः आने वाली कई सदियां स्वर्णाक्षरों में इसे लिखित इतिहास बोध के तौर पर जानेंगी, और हमारी पीढ़ियां में इनसे कुछ सीखेंगी। हमने सुना है आपने गया में, चूंकि आपकी जन्मभूमि बिहार रही है, नहीं जन्मभूमि बंगाल है, लेकिन आपका काफी समय बिहार में भी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पूर्वज बिहार के ही थे। जी जी। और मैं अपने को खाटी बिहारी कहती हूँ। गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं बिहार की मिट्टी से जी जी बनी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गौरव का एहसास कराने वाला हमारे लिए भी है कि हम एक बिहार की उस मिट्टी से की शख्सियत से बात कर रहे हैं, उस कला मर्मज्ञ से बात कर रहे हैं, उस कला प्रेमी से बात कर रहे हैं, जो स्वयं पे गौरवान्वित महसूस कर रही है कि वो बिहार से हैं। और हम सबको फख्र होना चाहिए, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए।
आपने गया में कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पे काम किया है, और मेरे ख्याल से मैंने ये भी सुना है कि वहाँ 8 डांसेस, कथक विलेजेस को आपने डिस्कवर किया है, वो क्या? गया में 8 कथक विलेजेस नहीं है, लेकिन मैं इसकी बैकग्राउंड बता हाँ, थोड़ा वो शेयर करें। क्योंकि मैं 2002 या 2003 की बात है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। जी जी। मैं बोध गया में फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थी, और जैसे कि प्रोग्राम के बाद जर्नलिस्ट सवाल करते हैं, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप कथक गांव जाएंगे। मैं तो चुप, कथक गाँव कथक गाँव क्या? मेरे म्यूजिशियंस मुझे देखें, मैं उनको देखूं, हम दोनों कि है क्या, इतने बड़े बड़े गुरुओं से सीखा, ये उम्र हो गई लेकिन कभी सुना ही नहीं था। वहाँ से वो जो बीज उन्होंने रोपा, तो फिर हम लोग शुरुआत हो गई, और फिर ज्यादातर सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में मिला। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, सिवान के पास वहाँ एक है कथक गौड़, और यहाँ गया के पास जो है 3। तो फिर तो ऑल टुगेदर बिहार में 4 मिला, और बाकी 12 जो जिसमें हम लोग गए, एक्चुअली गए, वैसे तो 19 मिले, लेकिन बाकी 3 में मैं जा नहीं पाई। लेकिन जो 16 हम विजिट किए, तो 4 तो यहाँ थे और 12 यूपी में थे। अच्छा, ये थी पूरी कहानी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शोभना जी अंतर्राष्ट्रीय, वो भी पूरब, जी पूर्वी इलाके में, पूर्वांचल, काफी कुछ इलाका सटा हुआ यूपी का। हाँ बिल्कुल। आप जैसा देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हस्ती होने के बावजूद शोभना जी जड़ों से जुड़ी हुई हैं अब तक, और बहुत गहरे जुड़ी हैं। ये हमारे लिए फक्र और गौरव की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नृत्यांगना अपनी जड़ों से जुड़कर बात कर रही है। ये मेरे ख्याल से निसंदेह हम युवाओं के लिए न केवल प्रेरणास्पद है, बल्कि सीखने योग्य है। हम सभी को अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का लालित्यबोध होना चाहिए। केवल तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जहाँ तक कला है, और वो भी शास्त्रीय कला है, सिर्फ जड़ों से ही नहीं जुड़, बहुत इसके आयाम है जड़ों से, क्योंकि इसके द्वारा मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एनरिचमेंट मिले, ज्ञान मिला, क्योंकि हमारे जितने दर्शन शास्त्र है उसका ज्ञान मिला, हमारी संस्कृत और हिंदी साहित्य का ज्ञान मिला, हमारे जो मतलब एक इतिहास है उसका पूरा स्वरूप मुझे मिला, भूगोल का पूरा स्वरूप मिल जाता है, हर चीज का ज्ञान, और ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स तो है तो हर चीज का ज्ञान मिलता है। तो फिर मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी है, अगर हम गहराई से उसको देखें और जब तो समझें। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को देख, उन लोग से अगर बात कीजिए कि ये श्लोक का ये, उन लोग को बहुत चीजें, कहानियां भी नहीं मार, पौराणिक कहानियां, बस जो एक दो नृत्य के जरिए वो अपनी संस्कृति को जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, शोभना जी बता रही हैं कि नृत्य संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, और पारंपरिक रूप से, खासकर जब हम क्लासिकल और शास्त्रीय संगीत और नृत्य की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारी संपदा, बौद्धिक संपदा, हमारी कलात्मक संपदा से जुड़ा होता है। शोभना जी, बहुत पहले, मेरे ख्याल से दशकों पहले जब आपने एक डांसर, नृत्यांगना के तौर पे अपना करियर शुरू किया था, वो दौर था जब महिलाओं के लिए बहुत सारे दरवाजे बंद थे, खासकर लड़कियों के लिए। अमूमन शायद वो भी वक्त आपने देखा होगा जब कुछ सरहदें थी, कुछ बाउंडेशंस थी महिलाओं के लिए, खासकर उस क्षेत्र के लिए जहाँ से आप आती हैं। तब में और अब में क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। उस समय तो ठीक है, आप बच्चा हैं, नृत्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ थोड़े बड़े होने लगे तो फिर नहीं ये नहीं, क्योंकि नृत्य को और नृत्यांगनाओं को ज़रा दूसरे दृष्टि से देखा जाता था। तो सभी लोग, मेरे पिताजी और माताजी को बहुत सलाह दिया कि अब बंद कर दो, और जो नहीं हो ये। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि
अब डिपेंड करता है कि क्योंकि हम एक ब्रश से पूरे समाज को और सोसाइटी के अलग अलग वर्ग को हम नहीं पेंट कर सकते। आप अगर शहरों में देखें और कई उसी शहर में भी आपको लेयर्स मिलेंगे और टाउन्स में भी उसी तरह के लेयर्स मिलेंगे। तो एक लेयर है शहर और टाउन और गांव में कि जो चाहते हैं और पेरेंट्स जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने बेटियों को कि आप कला सीखिए और अच्छी तरह सीखिए। बहुत लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन वही जगह कुछ है जो अभी भी वो ना इधर है ना उधर है। ठीक है, अब तक ठीक है, लेकिन आगे नहीं। और एक अभी भी वर्ग है जी, वो तीनों ही जगह, अर्बन, छोटे टाउन्स और रूरल में भी, कि जो बिल्कुल ठीक परिदृश्य से गायब। बिल्कुल। तो फिर लेकिन जो इस वाले की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लड़कियां भी अपने जो है वो अपनी इच्छा से वो बोल सकती है और कर रही है और निकल के आ रही है। अब वो ज्यादा स्वच्छंद हुई है, आजादी अब पहले से कहीं ज्यादा वो महसूस कर रही है, दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुले, बहुत ज्यादा खुले। और दूसरी चीज जो चेंजेस आए, पहले तो हम लोग लड़कियां डांस के क्षेत्र में क्लासिकल डांस गिने चुने थे और लेकिन आज इनकी तादाद ज्यादा है, वो महिला गुरु सबकी तादाद ज्यादा है बनिस्बत मेल की। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल दरवाजे खुल रहे हैं और खुलने भी चाहिए। वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है और इस दौर में हम सबको अपनी आज़ादी के साथ, अपनी खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, खासकर लड़कियों को, क्योंकि काफ़ी दिनों तक भारत में खास तौर से इस तरह की कलाओं के लिए, लड़कियों के लिए दरवाजे बंद थे और निश्चित ही वो दरवाज़ा खुलना चाहिए। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सारे डांस के साथ फ्यूज़न किया है, शास्त्रीय संगीत को लेकर और कुछ बेली डांस, आई डोंट नो, वो आप बताएंगी, कुछ डांसेस को लेकर और कुछ कला, दोनों कला। मैंने फ्यूजन नहीं किया। आप फ्यूजन का मतलब कि मैं अपने अस्तित्व को खो देती हूँ। अच्छा, तो दूसरे के, तो मैंने फ्यूजन नहीं किया, मैंने कोलैबोरेशन किया। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण के साथ पाश्चात्य संगीत और नृत्य को मिलाया है और उसके साथ मैं अपनी जगह, अपनी कथक और अपनी उसको स्थापित किया, बिल्कुल वो उसी को फॉलो किया है। देखिए, जहाँ तक संगीत का सवाल है जी, हर संगीत खूबसूरत है, वही 7 स्वर है, सारे गमा पधा निसा, डो रे मी फा sol ला टी। लेकिन मैंने उसको किस तरह से देखा, मैंने रागदारी में बांध दिया है, उन्होंने उसको हार्मोनिक सिस्टम, सिम्फोनिक सिस्टम में बांध दिया। लेकिन गहराई उसमें भी, वेस्ट क्लासिकल की बात करें, वेस्टर्न क्लासिकल, प्लीज ये मत सोचिए कि पाश्चात्य संगीत वहाँ, हम लोग अनफॉर्चुनेटली वहाँ के पॉपुलर संगीत को, एक्चुअल क्लासिक वो वेस्टर्न संगीत उनका भी क्लासिकल है। जैसे हमारे यहाँ पॉपुलर डांसेस इज नॉट इंडियन क्लासिकल डांस है ना, तो फिर तो उसमें भी वो गहराई और वो स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ भी हमारे इसमें गहराई और स्पिरिचुअलिटी है, तो और वो सुर छूता है, वो उसकी गहराई आपको छूती है। तो अगर कोई भी म्यूजिक हो, मैं तो झूम जाती हूँ, लेकिन अगर मेरा हाथ उठेगा, अगर कर्नाटक म्यूजिक में भी है, अगर कुछ है तो हाथ उठेगा, तो मेरा तो कथक ही उठेगा, मैं कोई और डांस फॉर्म। उसी तरह से जब मैंने स्पेनिश फ्लेमेंको डांसर या वेस्टर्न क्लासिकल बैले डांसर वो या टैप डांसर के साथ किया, उन लोग ने अपने ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं, वो भी अपने ट्रेडिशन पर जुड़े हुए हैं, एकदम रूट से जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन से। मैं अपनी ट्रेडिशन से, फाउंडेशन से जुड़े, लेकिन हम लोग मिल करके एक वार्तालाप कर रहे थे। और वो जो नया निकल का आया, वो जो परिष्कृत रूप में बाहर आया, वो बहुत अद्भुत। मैंने सुना कि दर्शक भी काफी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने देखा वो निश्चित ही अविस्मरणीय पल था, जिसमें हम पाश्चात्य और भारतीय नृत्य शैली को मिलाकर एक नया सम्मिश्रण से एक नई नृत्य शैली का इन्होंने इजाद किया। नई नृत्य शैली नहीं, सॉरी आप गलत। नई नृत्य शैली का मतलब फ्यूजन, नो, वो एक नया पिक्चर निकल के आया।
एक जैसे कि कोलाज है, तो दोनों में बहुत फर्क है। यानी उन्होंने कैनवस को नया विस्तार दिया, एक नया कैनवस पे एक नई हाँ, चीज जैसे कि आप जिक्सॉ पजल होता है, जी। आप अलग अलग चीजें करके और वो एक खूबसूरत पिक्चर पेंटिंग आ जाती है, उस तरह का। इतने सारे वक्त, लंबे वक्त बिताने के बावजूद आप मेरे ख्याल से आप आपके करियर को शुरू में काफी लंबा वर्ष बीत चुका है, आप अभी भी सक्रिय हैं, इसका राज क्या है? जरा बताएं। आप अति सक्रिय हैं। मैं सुपर एक्टिव। मेरे लिए तो मैं जो कुछ भी करती हूँ पैशन के साथ करती हूँ, एकदम दिल के साथ करती हूँ, लगन के साथ करती हूँ, गहराई के साथ करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। खुशी के साथ, खुशी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान खुशी की इम्पोर्टेंस तो इतनी है कि इन्होंने ठीक कहा, मेरे ख्याल से वो संगीत इनके भीतर कल कल बह रहा है और वो जो झरना है वो दिख रहा है चेहरे पे। इनके पूरे व्यक्तित्व से समझ में आ रहा है कि जो संगीत का जो जादू है, जो नृत्य का जादू है, वो आपको पूरी तरह बदल देता है, वो प्रसन्नचित रखता है, आपको भीतर से खुशी देता है। युवाओं के लिए क्या संदेश, क्या कुछ नया? मैं युवाओं को सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि आज हम लोग युवा हर चीज जो है बहुत ही शॉर्टकट में हासिल करना चाहते हैं। जीवन में शॉर्टकट्स कहीं नहीं जाती है, उसमें ना मन विचलित ही रहेगा। आखिर जाकर के आप सोचेंगे कि ठीक है बहुत कुछ ये मिले, लेकिन मन की शांति नहीं। और परिश्रम करके, अपनी मेहनत करके जो और गहराई के साथ जो चीज पाई है, उसमें वक्त तो लगता है लेकिन सुख शांति भी होता है। गलत रास्ता चुनेंगे, शॉर्टकट में गलत रास्ता चुनेंगे तो अंत शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। शॉर्ट पीरियड में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर मेहनत करके चले, सही रास्ता, अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए आगे बढ़े, एथिक्स वगैरह को, तब उसकी खुशबू अलग होती है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि मेहनत कीजिए, बुलबुले की तरह ना हो, सागर की गहराई लाइए बुलबुले की, क्योंकि वो हस्ती अभी है, खूबसूरत लगता है लेकिन वो मिट भी जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भी करें गहराई से करें, और सिर्फ गहराई ही क्यों, पूर्ण समर्पण से, बहुत समर्पण और शॉर्टकट से नहीं, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंच ही गया होगा, जो लोग आपको सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। मैं बताते चलूं कि हम लोग पद्मश्री को पुस्तक का फॉर्म भी दे रहे हैं। उस पुस्तक प्रारूप में हम इनकी उपलब्धियों को, योगदानों को शामिल करेंगे और बहुत जल्द उस पुस्तक को आपके समक्ष लाने का प्रयत्न भी करेंगे। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर शोभना नारायण जी से, जिन्होंने अपनी भाव भंगिमाओं से बता दिया कि कितनी कुशल नृत्यांगना है, और इनकी खुशी से भी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन ने मुझे भीतर तक सराबोर कर दिया है। मैडम, एक सवाल ये भी है, जब आप जीवन के बहुत सारे पड़ावों को पार करती हैं, तमाम मुश्किल हालातों को झेलते हुए आगे निकलती हैं, एक वक्त वो आता है जब आपकी उपलब्धियों को सराहा जाता है, ऐसा लगता है वो आदर्श स्थिति होती है, दैट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन, जब लगता है कि आपको मिल गया सब कुछ। नाउ दिस इज द कंडीशन, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। सो एक ऐसी स्थिति जहाँ लगता है कि ठीक है अब ठहरा, और आपको आइडियली सम्मानित संस्थानों से, सरकारों से कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि हम पद्मश्री अवार्ड की चर्चा कर रहे थे, और आपको तो बेहिसाब अवार्ड्स दिए हैं, साहित्य संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, फ्रेंच से, विदेशों से तमाम अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स हैं, उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इन अवार्डों के बाद क्या ऐसा महसूस होता है कि भारत सरकार ने एक मानद दी, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा, कुछ ठहराव आया, कुछ बदलाव आया, कुछ लगा कि नहीं अब ठीक है, अब मुझे आदर्श स्थिति मिल गई है, अब होगा? देखिए, उसका मतलब आप सही कलाकार नहीं, आपने सिर्फ अवार्ड के लिए काम किया है जी। कोई अगर कलाकार जो है कला की पूजा कर रहा है और पुजारी है, वो सिर्फ अवार्ड के लिए, अवार्ड आता है ईश्वर को नमन करते हैं लोगों को कि उन्होंने आपके काम को सराहा है जी, उसके लिए शुक्रगुजार है, लेकिन अपनी पूजा तो कभी छूटती नहीं है, पूजा कायम रहती है।
और वो रहती है अगले, मतलब नेक्स्ट बर्थ तक। जी बिल्कुल। वो अगर आपने इसको सीमित कर दिया तब फिर कुछ शख्सियत है जो इस तरह की चीज़ों से बहुत से लोगों को मैंने देखा है बदलते हुए, परिवर्तित होते हुए, अवार्ड्स उनको बदल देते हैं। तो शायद ये बदलाव का जो दौर है आपके भीतर कभी आया नहीं है और आएगा भी नहीं, उम्मीद करते हैं। देखिए, सब अपनी जगह है, लेकिन अपनी पूजा तो अलग होती है। और आपका सब कुछ, और जो अगर आप पूजा कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लगा, वही हमारी परम भक्ति, वो पूजा का निष्कर्ष है, वो फल है। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं और हर बार अपने दर्शकों तक कुछ और लाने की कोशिश करते हैं, बातचीत तो हो ही रही है, हम रैपिड फायर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और जिसका आंसर मैडम फटाफट देंगी और हम कोशिश करूंगी। आई नो कि आप कर लेंगी क्योंकि आपके रेडी मेड आंसर्स होते हैं, यू आर वेरी क्विक विटेड, तो यू कैन गिव। शुरू करें? बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी शुरुआत मैं मैडम से कर रही हूँ और अपेक्षा है कि मैडम 100 से 100% तक आएंगे एंड आई एम श्योर आपको भी अपेक्षा होगी। आपकी प्रिय पुस्तक? भागवत गीता। प्रिय अभिनेता? सभी लोग हैं। प्रिय पशु? सभी पशु पक्षी जो है सब में। नो, यू हैव टू चूज वन। एक नहीं, सभी सभी सभी। प्रिय रंग? प्रिय रंग डिपेंड करता है मूड पर। अविस्मरणीय पल? मोस्ट अनफॉरगेटेबल पल? अविस्मरणीय पल जो है जब बेटे का जन्म। प्रिय व्यक्ति? ईश्वर। प्रिय प्रेरक चरित्र? प्रेरक चरित्र ईश्वर और माँ। प्रिय गुरु? माँ। आपकी प्रिय पुस्तक हो चुकी? प्रिय फिल्म? बहुत सारे हैं। कागज के फूल, प्यासा, गॉन विद द विंड। प्रिय अभिनेत्री? एक कहाँ से बोलूं, लेकिन बहुत सारे हैं। नूतन है, वहीदा रहमान है, पुराने लोग, मीना कुमारी। और प्रिय अभिनेता? अगर अभिनेता में ही देखेंगे तो फिर उसी दौड़ के सभी और लोग। प्रिय पौराणिक चरित्र? प्रिय पौराणिक चरित्र हमारे दोनों ही हैं। हमारे नर्तक कृष्ण और राधा। कृष्ण राधा और शंकर पार्वती। क्या बात है, दोनों जोड़। क्या बात है। तो हमने आज जानने की कोशिश की 100 आउट ऑफ 100। मैडम ने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है और एकदम क्विकली जवाब दिया है, तो रैपिड फायर क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके जरिए हमने जानने की कोशिश की कि मैडम की प्रिय वस्तुएं क्या है। तो हमने इनका प्रिय रंग भी पूछ लिया, शायद प्रिय रंग नहीं पूछा है, पूछ लिया है। प्रिय पशु डिपेंड करता है मेरे मूड पर। यस, इन्होंने वो पत्ते नहीं खोले कि प्रिय रंग कौन सा है, बट मूड पे डिपेंड करता है। और हम जाहिर सी बात है कि जो कला के मर्मज्ञ होते हैं वो मूड पे काफी कुछ निर्भर करता है उनका। आज हमारी बातचीत हो रही थी कला की विदुषी, नृत्यांगना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोभना नारायण जी से। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में इन्होंने तमाम प्रश्नों के जवाब दिए हैं और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि मैं भारत के ऐसे चरित्र से मुलाकात कर रही हूँ, ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रही हूँ जिन्होंने संगीत को, नृत्य को अपने जीवन में एक झरने की तरह उतारा है और ये झरना नित प्रति कल-कल बहता जा रहा है और आने वाली पता नहीं कितनी सदियों तक बहता रहेगा। हम कोशिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारी नई पीढ़ी हम ऐसी विभूतियों से कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा ग्रहण करें और जीवन के पथ पर अग्रसर हों। उम्मीद है कि हमने आज के इस बातचीत में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अतरंग बातों को इनसे शेयर किया, इनकी प्रिय वस्तुओं को जानने की कोशिश की और हमने दर्शकों तक वो बात पहुंचाई, एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्व को आपके सामने लाने की कोशिश की। मिलते हैं ठीक किसी और कैरेक्टर से, किसी और चरित्र से, किसी और शख्सियत से, किसी अगले एपिसोड में आपके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मौका दिया, वक्त दिया और इतनी तल्लीनता से हमें सुना और जवाब दिया, इसके लिए बहुत आभार। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन इसकी समाप्ति हम आपकी एक भावभंगी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। ये मीरा बाई की एक रचना है।
छाड़ो लंगर मोरी बैया का होना, छाड़ो लंगर मोरी बैया का, छाड़ो लंगर मोरी बैया का, छाड़ो लंगर मोरी बैया का होना, छाड़ो लंगर मोरी बैया का होना, छाड़ो लंगर मोरी बैया का होना, छाड़ो लंगर मोरी बैया का होना। क्या बात है, बहुत अद्भुत अद्भुत। आपकी इस मनमोहक नृत्य शैली और नृत्य की जो प्रस्तुति थी, भावभंगिमा थी, इसको देखकर सचमुच मैं अभिभूत हूँ। मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस कुछ एक शब्द हैं जो मैं आपको अर्पित करना चाहती हूँ, आपके चरणों में वंदन करना चाहती हूँ। कि कहते हैं कि हाथों की लकीरों पे, कि हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम, हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम, कंधे पे आसमां उठाकर चले हैं हम। कह दे कोई जाकर रात के तमस को, कह दे कोई जाकर रात के तमस को, सूरज हथेलियों पर उगाकर चले हैं। तो बहुत बहुत समर्पित इन पंक्तियों को मैं मैडम के चरणों में, इस खास शख्सियत से मुलाकात ने मुझे बहुत अभिभूत किया। क्या कहूँ, निशब्द हूँ और बस निशब्द हूँ। नमस्कार। आपको भी अच्छा लगा होगा इनसे मिलके, और आगे मिलते रहेंगे हम इस तरह के खास कार्यक्रम। धन्यवाद।